पादपों में पोषण। पौधे अपना भोजन किस तरह से बनाते हैं और जीव जो है किस प्रकार पौधों पर निर्भर करते हैं, इसके विषय में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। जो हमारा भोजन है उसके प्रमुख घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बाकी सभी प्राणी, मानव और अन्य प्राणी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। उसमें क्या है, जो प्राणी मांसाहारी होते हैं वो भी दूसरे जंतुओं को खाते हैं और वो जंतु भी जो है पौधों के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव और अन्य प्राणी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। बूझो यह जानना चाहता है कि पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। पादपों की पोषण विधि। पादप ही ऐसा जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। पौधे हैं जल की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, खनिज लवणों की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ जीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भावों के रख रखाव के लिए समस्त बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक होते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके विधि की उपयोग को पोषण कहते हैं। सजीव भोजन ग्रहण करते हैं और इसके उपयोग की जो विधि है इसको कहते हैं पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे पौधे हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इनको स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? स्वपोषी। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतुओं में अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, विषमपोषी कहते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए इनको स्वपोषी कहते हैं। विशेष बाकी जो जीव बच जाते हैं उनको कहते हैं विषमपोषी, जो कि पौधों पर निर्भर करते हैं। पहली जानना चाहती है, पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। उसमें पहली जो है इस बात के बारे में पता करना चाहती है कि हमारा शरीर जो है भोजन को स्वयं क्यों नहीं बना सकता। पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं। उसमें कहते हैं भी पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। इसमें पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं, इसका जवाब है पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जो पौधे हैं पत्तियों की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए, इसलिए भोजन तभी बनेगा। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। मृदा के अंदर जल उपस्थित है, खनिज उपस्थित है, वो सभी जो है पौधे की जड़ के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। जो हरी पत्तियां होती हैं उनके ऊपर क्या है, सूक्ष्म छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं। उनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनके अंदर जो है प्रवेश करती है। यह रंध्र कोशिकाओं के द्वारा घिरे रहते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जो हरी पत्तियां हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र। अब आगे इसमें है कि इमारत का उदाहरण लेता है। एक इमारत है ईंटों से बनी रहती है, तो इसी तरह से हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से बना हुआ है। किसके द्वारा? कोशिकाओं के द्वारा। कोशिकाओं को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। आगे इसमें कुछ जीव जो है एक कोशिकीय भी होते हैं, जैसे अमीबा। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी रहती है, कोशिका झिल्ली कहते हैं। फिर अगला केंद्रक है। केंद्रक में स्थित एक सुस्पष्ट रचना होती है, इसको कहते हैं केंद्रक। कोशिका द्रव है। केंद्रक के चारों ओर से झिल्ली के समान एक पदार्थ से घिरा रहता है, कोशिका द्रव है कहते हैं। कोशिका, सबसे पहले कोशिका क्या चीज़ है, कोशिका जीवों की सूक्ष्मतम इकाई है जिससे जो है जीव उनका शरीर जो बना हुआ है। कोशिका के भाग है, कोशिका झिल्ली है, केंद्रक है और कोशिका द्रव है।
अगला है जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्तियों तक जल और खनिज कैसे पहुंचाए जाते हैं? वाहिकाओं के द्वारा। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं, जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली रहती हैं। पत्तियों पोषकों की पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। जैसे पौधे हैं, जड़ के द्वारा खनिज को ग्रहण करते हैं और जल को भी ग्रहण करते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है पहले जड़ से तने तक पहुंचती है, तने तक फिर शाखाओं में, शाखाओं से पत्तियों तक पहुंचती है। पहली यह जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसा क्या विशेषता है कि ये खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं परंतु पादप के दूसरे भाग में नहीं है। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो पादप हैं, हरी पत्तियां हैं पादपों की, उनमें एक वर्णक होता है, इसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्लोरोफिल। यह क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण करके पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा खाद्य संश्लेषण में होता है। हरी पत्तियां होती हैं, उनमें क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक पाया जाता है। यह वर्णक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पृथ्वी से जल लेकर के, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के भोजन का संश्लेषण करते हैं। खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्यों कहते हैं? क्योंकि पौधों के अंदर जो खाद्य संश्लेषण है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको खाद्य प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल। नंबर 2 सूर्य का प्रकाश। नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। पौधे सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और सभी जीव जो है पौधों पर ही निर्भर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सूर्य जो है सभी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य संश्लेषण उपलब्ध नहीं होगा। अब इसमें क्या कहता है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? यदि मान लीजिए पौधे हैं, पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण ना हो और पौधे अपना भोजन न बनाएं तो उसके द्वारा क्या होगा? नंबर 1 खाद्य संश्लेषण उपलब्ध नहीं होगा। जो खाद्य है, खाद्य पदार्थ है, किसी को उपलब्ध नहीं होंगे। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष रूप से अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। तो यदि पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे, यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो जो प्राणी हैं या जो जीव हैं संसार के अंदर, उनको भोजन नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। तो कहने का मकसद क्या है, यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं है तो सबसे पहले क्या है, खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। दूसरा क्या है, प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है वो हमें प्राप्त नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। प्रकाश संश्लेषण के समय क्या है, पत्ती जो हरी पत्तियां हैं उनमें जो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं होती हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया है। तो इसमें ये समीकरण दिखाए गए प्रकाश संश्लेषण की, कार्बन डाइऑक्साइड जमा जल तो क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट जमा में ऑक्सीजन। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन क्या छूटती है, कार्बोहाइड्रेट अंतः पत्तियों में मंड के रूप में संचित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाती है। पत्ती में जो स्टार्च है उसकी उपस्थिति जो है क्या दर्शाती है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या चीज है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब इसमें प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए आवश्यक चित्र दिखाया गया है। इसमें सूर्य का प्रकाश है, ये हरी पत्तियों पर पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रहण करती हैं और अपना भोजन बनाने में, जैसे जड़ है, जड़ में जल एवं खनिज जो है जड़ से ले लेती है और क्लोरोफिल इनके अंदर पाया जाता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ती हैं। क्या छोड़ती हैं, ऑक्सीजन छोड़ती हैं, और इसको हम प्रकाश संश्लेषण को इस चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। आगे इसमें है, बूझों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहती है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसमें क्या कहता है, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जो पत्तियां हैं उनमें तो प्रकाश संश्लेषण होता ही है, परंतु कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जैसे मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं,
उनकी पत्तियां जो है बहुत छोटी छोटी होती हैं, सूल के आकार की होती हैं। ऐसे पौधों का तना जो है हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। और उस हरे तने के अंदर ही प्रकाश के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण होता है। मृसलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सलग अथवा सूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। क्रियाकलाप 1.1। एक ही प्रकार के दो गमले लीजिए, एक को अंधकार में 72 घंटों के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियां आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए 6 कक्षा 6 में किया था। आपने अवलोकन को नोट कीजिए। आप उस गमले को जिसमें आप अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। तो आप उन्हें उसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिखें। तो कहने का मकसद क्या है कि दो गमले लेंगे, उनमें दो पौधे लगाएंगे। एक पौधे को जो है हम 3-4 दिन के लिए धूप में रख देंगे, दूसरे को क्या है छाया में रख लेंगे। और फिर उसमें जो है आयोडीन डाल करके परीक्षण करते हैं। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक देते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। हम कह सकते हैं जो ये पत्तियां हैं इनके अंदर भी क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। आगे इसमें कहता है भी गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी देखे होंगे। हरे अवपंखी क्या? काई जैसे पादप होते हैं। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, इन्हें शैवाल कहते हैं। शैवाल किसे कहते हैं? जो काई होती है, जैसे तालाब के अंदर होती है, जलाशय में होती है, ये गीली दीवारों पर होती है, इनको कहते हैं शैवाल। क्या कहते हैं इनको? शैवाल। इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। शैवाल है, शैवाल का या काई का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और हरा होने के कारण इनके अंदर भी क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। और ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा से हम बनाते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। जो पादप हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त दूसरे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कैसे करते हैं? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। प्रोटीन क्या? नाइट्रोजनी पदार्थ है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। प्रोटीन में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन और साथ में नाइट्रोजन। तो पौधों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जो हमारी वायुमंडल है उसमें क्या है? नाइट्रोजन जो है बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, काफ़ी मात्रा में। परंतु पादप उसका अवशोषण इसी रूप से नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। मिट्टी में कुछ जीवाणु ऐसे पाए जाते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? नाइट्रेट में। ये विलेय जैसे मिट्टी में पानी के साथ घुल जाती है, ये विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ में अवशोषित कर लिए जाते हैं। किसान अपने खेत में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। किसान क्या है? अपनी फसल को अच्छा करने के लिए उसमें क्या डालते हैं? उर्वरक डालते हैं और खाद डालते हैं। उससे नाइट्रोजन पदार्थ उनकी अधिक मात्रा में होती है। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ में पादपों की नाइट्रोजन की मांग पूर्ति की जाती है। पादप खाद्य के अन्य संगठक जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। पादपों की अन्य विधियां। पादपों में पोषण की अन्य विधियां। पादपों में सबसे पहले क्या कहते हैं? इसमें कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। ऐसे पौधे जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता वो अपना भोजन जो है संश्लेषित नहीं कर सकते। आगे इसमें है वो फिर जब वो अपना भोजन नहीं बना सकते वो कैसे रह सकते हैं बिना भोजन बनाए, इसके बारे में कहते हैं। मतलब तथा वे किस प्रकार रहते हैं? मनुष्य अन्य प्राणियों की तरह पादप अपने पोषण के लिए अन्य पादपों तथा निर्मित खाद्य पदार्थ पर निर्भर करते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। कौन सी प्रणाली है? विषम पोषी प्रणाली। यहाँ पर अमरबेल का उदाहरण देता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। क्या कहलाता है?
परपोषी, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित कर सकते हैं, इसलिए इन्हें परजीवी कहते हैं। परजीवी क्या होते हैं? जो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। अमरबेल है जिस पौधे के ऊपर ये लगी हुई होती है, ये बेल वहीं से अपना भोजन प्राप्त करती है। कहाँ से? जिस पौधे के ऊपर होती है। इसमें कोई प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती और ये परजीवी क्या है? परजीवी। अगला इसमें है, क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने आगे कहता है, पहले जानना चाहती है कि क्या हमारा रस चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं? ऐसे पादपों को देखा होगा जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। क्या करते हैं? जंतुओं का भक्षण। ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं। वे कीटों को पकड़ते हैं और क्या करते हैं? उनको पचा जाते हैं। उसमें चित्र दिखाया गया है, इसमें यहाँ पर घट में रूपांतरित पत्ती, ये घड़े के आकार की पत्ती है, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है और जब कोई कीट इसके अंदर चला जाता है ढक्कन बंद हो जाता है। इसमें घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में इसी पत्ती का रूपांतरित रूप है। पत्ती का शीर्ष भाग में घड़े का ढक्कन लगा हुआ है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो वह इन रोमों के बीच में फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। तो इसमें यहाँ पर कीटभक्षी पादप है, उसकी परिभाषा दी गई है कि कीटभक्षी पादप किसे कहते हैं? कीटों का भक्षण करने वाले पादप। इसका उदाहरण है वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। तो इसमें एक तो हो गया घटपर्णी, क्या है? घटपर्णी। एक हो गया वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू। यदि घटपर्णी द्वारा बुझो भ्रमित है, यदि घटपर्णी हरा होता तो प्रकाश संश्लेषण उत्पादित होता, तो कीटों का भक्षण क्यों करता? तो उसमें क्या कहता है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। इस प्रकार के पादप जो है कीटभक्षी क्यों होते हैं, उसमें ये कहता है कि यदि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको मृदा से सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी इनको आवश्यकता होती है, इसलिए वे कीटों का भक्षण करते हैं। मृतजीवी, छत्रक या मशरूम। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों, तनों या छाल पछाते के समान संरचनाएं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए कि जीवन यापन हेतु उन्हें किस प्रकार से पोषकों की आवश्यकता होती है और उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। बूझो जानना चाहता है कि वे जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित रहता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण किस प्रकार करते हैं। बूझो इस बात को देख करके वो सोचता है कि कुछ जीव ऐसे हैं जो जिनमें मनुष्य की तरह से उनके मुख नहीं होता। दूसरा कहता है कि उनमें क्लोरोफिल भी अनुपस्थित होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी नहीं होती। तो ऐसे जीव जो है इस प्रकार जो है अपना भोजन बनाते हैं। क्रियाकलाप 1.2, डबल रोटी का एक टुकड़ा लेंगे, उसको नम व उष्ण स्थान पर 2 या 3 दिन के लिए रख देते हैं। कुछ समय के बाद हम देखते हैं इसमें रोई जैसी संरचनाएं आ जाती हैं। ये क्या चीज़ हैं? ये धब्बे किस रंग के हैं? इस आवर्धन लेंस अथवा समदर्शी की सहायता से इसका अवलोकन कीजिए। तो आगे क्या कहता है? यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। ये संरचनाएं कैसे कहलाती हैं? कवक या फंजाई। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी जंतुओं की सतह पर अपना पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा इसे साधारण में विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। तो सबसे पहले कहता है डबल रोटी है। डबल रोटी को हमने 2-3 दिन के लिए रख दिया। कुछ समय के बाद हमने देखा कि रोज जैसी संरचनाएं इसमें दिखाई देने लगती हैं। ये धब्बे किस रंग के हैं तो इसके बाद में वो कहता है वो क्या चीज़ है? संरचनाएं। ये जीव हैं, कवक या फंजाई हैं। इनकी पोषण प्रणाली जो है विभिन्न प्रकार की है। ये मृत विघटनकारी वस्तुओं इस तरह पर कुछ पाचक रसों को स्राव करते हैं और साधारण विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृत जीवी पोषण कहलाती है। ऐसी पोषण प्रणाली जिसमें
जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करती है, उसको कहते हैं मृत जीवी पोषण प्रणाली। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। ऐसे जीव जो मृत जीवी पोषण प्रणाली का प्रयोग करते हैं इनको क्या कहते हैं? मृत जीवी। कवक अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। कवक किस पर उगते हैं? अचार पर, चमड़े पर, कपड़े पर और अन्य पदार्थ पर। ये उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ नम एवं उष्ण हो। कवकों के लिए जहाँ पर नमी होगी और तापमान जो है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस होगा, वहाँ कवक ज़्यादा होते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती है। इस कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों को वृद्धि के कारण नष्ट एवं उपयोगी हो जाती हैं। कवकों में जैसे वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु के अंदर क्या होता है? वातावरण के अंदर नमी होती है। वातावरण के अंदर नमी होने के साथ साथ में उस समय जो टेम्परेचर है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर पर कवक या बैक्टीरिया जो है ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। आगे कहता है उसके सुंदर जूते जिन्हें केवल विशेष अवसरों पर पहनती थी, वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। पहली के पास एक पहनने के लिए जूते थे, उसने क्या किया? वो जूते रख दिए और वर्षा ऋतु में जो है वो कवक के कारण खराब हो गए। उसमें कहता है संबंधतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जो कवक होते हैं उनके बीजाणु कहाँ उपस्थित हैं? वायु में। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ या उत्पाद पर आते हैं जहाँ नमी एवं उष्ण हो, वे अंकुरित होकर के नए कवकों को जन्म करते हैं, जन्म देते हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि जैसे जैसे कोई ऐसा मौसम होता है जिसमें नमी होती है और तापमान जो है गर्म होता है, तो वहाँ कवक उत्पन्न होते हैं और क्या है? उनकी वृद्धि होती है। भूजो को याद है कि उसके दादाजी के द्वारा बताया गया एक बार उसकी गेहूं को फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं। आगे इसमें पहली ने बताया कि इष्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं। कुछ कवक ऐसे भी हैं जो कि उपयोगी भी हैं। तो इसमें परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। उसमें कवकों की अलग अलग उसने बताया भी, इष्ट है, छत्रक है, कवक उपयोगी हैं। कुछ कवक जब पादप, जंतुओं, मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। कुछ अगले इसमें कहता है सहजीवी संबंध। क्या है? सहजीवी संबंध। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ में बांटते हैं। कुछ जीव ऐसे भी हैं जो एक दूसरे के साथ में रहते हैं, तो अपना आवास भी और पोषक तत्व भी एक दूसरे के साथ में बांटते हैं। इसको सहजीवी संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सहजीवी संबंध। कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। कुछ कवक ऐसे होते हैं जो कहाँ रहते हैं? वृक्षों की जड़ों में। वृक्ष कवकों को पोषण प्रदान करते हैं। वृक्ष कवकों को क्या करते हैं? पोषक प्रदान करते हैं। लाइकोइन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। तब बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्रिया जो है संश्लेषित खाद्य कवक को दे देता है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। एक शैवाल है, दूसरा क्या है? कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाद्य संश्लेषण को देता है। अगला है मृदा में पोषकों को पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। जो किसान है, खेती करता है और उस खेती में से लगातार जो है फसल उगाता रहता है। फसल उगाने से भूमि के अंदर क्या है? उपजाऊ शक्ति की कमी हो जाती है। तो फिर उस उपजाऊ शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए किसान क्या करता है? उर्वरक डालता है, खाद डालता है। उर्वरक एवं खाद की नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में इनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक एवं खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। उर्वरक और खाद में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस, NPK। कौन से भी? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग इस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे कि वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। उसमें क्या कहता है कि किसान जो है खेत के अंदर फसल को उगाता है तो वायु में
नाइट्रोजन तो बहुत है, परंतु जो ज़मीन है, धरती है, उसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जो पौधे हैं वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाते, उसके लिए क्या है, पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, कुछ जीवाणु क्या कहलाते हैं, राइजोबियम, वायुमंडल की नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ में बदल देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वे चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं। राइजोबियम क्या काम करते हैं, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। और राइजोबियम जो है अकेला नहीं रह सकते, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वो कहाँ रहते हैं, चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में, और उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। राइजोबियम जीवाणु को क्या प्रदान करते हैं, आवास और खाद्य प्रदान। अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है, सहजीवी। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। सहजीवी संबंध है, उनका किसानों के लिए खास महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो दाल हैं, जब किसान जो है फसल के अंदर खेत के अंदर दालों की खेती करता है, तो उसमें नाइट्रोजन के उर्वरक उनको देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दालें हैं, दालों में जो जड़ें हैं उनमें राइजोबियम नाम के जीवाणु पाए जाते हैं। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, और पृथ्वी के अंदर जो जमीन है फसल, उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा जो है काफ़ी हो जाती है। आमतौर पे ऐसा भी है कि जब एक फसल जो है दाल की करता है किसान, तो अगली फसल में भी उनको जो है नाइट्रोजन डालने की आवश्यकता नहीं रहती। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। अधिकतर पादप कैसे होते हैं, स्वपोषी। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसा कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादप से पोषण प्राप्त करते हैं। परजीवी और मृतजीवी कैसे हैं, जो दूसरे पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं, पादप पर और अन्य प्राणियों पर। किस पर निर्भर करते हैं, पादप पर और अन्य प्राणियों पर। अतः उन्हें विषम पोषी के रूप में समूहकृत किया गया है, विषम पोषी के रूप में बांटा गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे भी आंशिक विषम पोषी हैं? तो उसमें हमने देखा था कि जो कीटभक्षी पौधे हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया तो होती है, परंतु वो अपने रस को पूरा करने के लिए जो खनिज लवणों को या जो भी है जमीन में से उन्हें प्राप्त नहीं होते, वो कीटों का भक्षण करते हैं। इसलिए हम कीटभक्षी पौधे हैं, उनको भी हम आंशिक विषम पोषी कह सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसके लिए लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।